नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ राजीव गुलेरिया और धनंजय दोनों ही अब करण गुलेरिया और स्वाति को वहां पर हॉर्स राइडिंग जहां वो करने गए थे वहीं पर ही उन दोनों को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर वापस आ ही रहे थे। तब धनंजय ने राजीव से पूछा था कि मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ दूं। तब राजीव ने कहा था कि मुझे तो गुलेरिया हाउस में ही छोड़ दो। तभी इससे पहले कि वो उस गुलेरिया हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को घुमाता तभी अब धनंजय के फोन पर एक कॉल आ रहा था जो कि लाइफ केयर हॉस्पिटल से एक नर्स का था। नर्स ने धनंजय से कहा कि मैं काफी देर से आयशा मैडम को कॉल लगा रही हूँ लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा। क्या आप जल्द से जल्द अभी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। उस नर्स की ये बात सुनकर अब धनंजय कहता है ठीक है मैं आता हूँ इधर। धनंजय अब गाड़ी को लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है और साथ के साथ वो आयशा को कॉल लगाता है। लेकिन जब आयशा का कॉल नहीं लगता तो तब धनंजय अब रेवती को कॉल लगाता है अपनी बहन को। तब रेवती ने जब फोन उठाया तो तब धनंजय ने सीधे सीधे ही कहा कि मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम आयशा को कहना कि वो भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे। ये कहते हुए ही धनंजय ने अब अपने फोन को कट कर दिया था। तो कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद अब धनंजय लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने अब अपनी गाड़ी को रोकता है। वहां पर गाड़ी को रोकने के बाद अब धनंजय और राजीव दोनों ही अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब हॉस्पिटल के अंदर जल्दी से जाने लगते हैं। जैसे ही अब वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं तब राजीव अब अंदर जाते हुए धनंजय से पूछता है यार क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कुछ सीरियस है क्या, कौन आया है हॉस्पिटल में, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे या बस मैं ऐसे ही बेफालतू में सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि राजीव एक के साथ एक धनंजय से कई सवाल पूछ चुका था लेकिन धनंजय था कि वो बस हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था लेकिन वो भी राजीव की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब राजीव के इतने सारे सवालों के बाद अब धनंजय कहता है वो कुछ नहीं, बाकी सब तो ठीक है, वो बस किसी से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब उसकी इस बात पर अब राजीव कुछ कहता तभी राजीव से बात करते हुए धनंजय अब तक टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉक्टर पहले से ही बाहर खड़े हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय एक पल के लिए तो घबरा जाता है कि कहीं कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है। क्योंकि अगर आयशा की माँ को कुछ हुआ है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे, वो ऐसे यहाँ पर उनके कमरे के बाहर क्यों खड़े हुए हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल उनके पास भागे हुए जाता है और कहते हैं व्हाट हैपन डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन। इस बात पर अब वो डॉक्टर पहले तो कुछ देर तक शांत चुप रहता है और फिर काफी पोज लेने के बाद अब वो डॉक्टर कहता है नहीं सर, वो बस हम पेशेंट की बेटी का ही वेट कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, मैं उनके लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर लेकर आऊँगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे पहले प्रॉब्लम तो बताइए ना कि आखिर हुआ क्या है, क्या वो ठीक है या नहीं। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब डॉक्टर कहते हैं देखिए अभी तो कुछ देर के लिए हमने पेशेंट को सुला दिया है लेकिन हमें बहुत जल्द ही उनकी सर्जरी करनी होगी, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा देर कर दी तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एकदम से ही थोड़े से घबरा भी जाते हैं लेकिन अब वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं आप मुझे इनकी रिपोर्ट दे दीजिए, मैं कुछ डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट को दिखाकर कंसल्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर ये कितना सीरियस केस है। धनंजय की ये बात सुनकर अब वो डॉक्टर उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि डॉक्टर की ने वो रिपोर्ट अपने कैबिन में रखी थी, इसलिए डॉक्टर अब धनंजय को अपने कैबिन में चलने के लिए कहते हैं। तो वहीं धनंजय भी अब डॉक्टर के कहे अनुसार अब उनके पीछे पीछे ही जाने लगता है उनके कैबिन के लिए।
धनंजय इधर डॉक्टर से बात कर ही रहे थे तो वहीं राजीव अभी आयशा की मां के वार्ड के बाहर ही खड़ा था, क्योंकि धनंजय तो डॉक्टर के कैबिन में चला गया था। अब तक आयशा और रेवती भी दोनों ही वहां पर पहुंच गई थी। राजीव को ऐसे सामने देखकर अब आयशा सीधे ही राजीव से पूछती है, क्या हुआ है मेरी माँ को, सब कुछ ठीक तो है ना। इस बात पर अब राजीव आयशा के चेहरे की तरफ देखता है तो अब आयशा बहुत ही हड़बड़ाई हुई लग रही थी, इसलिए राजीव अब उससे ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता था, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, आप पहले शांत हो जाइए, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए। अब इतना कहने के बाद अब आयशा उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखती हैं कि कहीं कहीं उसकी माँ की कंडीशन ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गई। इसलिए अब आयशा के चेहरे पर हैरानी को देखते हुए अब राजीव कहता है कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो क्या है ना कि धनंजय डॉक्टर से बात करने के लिए गया है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में हुआ क्या है, इसलिए आप ऐसे घबराइए मत। ये सुनते ही राजीव की ये बात सुनते ही अब आयशा भी जल्दी से ही अब राजीव के बताए अनुसार डॉक्टर के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र अब सामने से डॉक्टर से बात करते हुए आ रहे धनंजय पीरामल पर जाती है, क्योंकि अब डॉक्टर अपने कैबिन से निकलते हुए सीधा ही इधर की तरफ ही आ रहा था और उसके साथ साथ धनंजय पीरामल भी थे। धनंजय पीरामल के हाथों में वही रिपोर्ट थी जो डॉक्टर ने उसे अपने कैबिन से दी थी। अब धनंजय से बात करने के बाद वो डॉक्टर अब वहां से चला जाता है। यहाँ अब आयशा मारवा धनंजय के पास जाती है और अब धनंजय से कहती है, क्या हुआ है, क्या है इस रिपोर्ट में। अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि बस कुछ खास नहीं है, पहले तुम खुद को संभालो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें खुद को संभालना पहले सबसे बड़ा जरूरी है। अगर तुम ऐसे हड़बड़ाओगी तो सोचो तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब आयशा को ज्यादा कुछ ना कहते हुए रेवती के पास चला जाता है। रेवती के पास जाकर अब धनंजय रेवती से कहता है, ये रिपोर्ट हमारे के गार्ड को दे देना और तुम उस गार्ड से कहना कि वो जल्दी से जल्दी पेरिस जाए और वहां जाकर जो हमारे राजमहल में हमारे अपने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो इस रिपोर्ट को उनके साथ कंसल्ट करें और उनसे कहना कि वो जल्द से जल्द इसका कंसल्ट करके मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि उसके बाद एक बार अगर डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई तो उसके बाद तो मैं खुद ही डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें यहाँ भी बुलाऊंगा। धनंजय की ये बात सुनकर अब रेवती भी हाँ में अपना सिर हिला देती और अब रेवती धनंजय के हाथ से उस रिपोर्ट को लेते हुए अब कहती है, ठीक है भैया, आपका काम हो जाएगा। अभी अपनी बहन की ये बात सुनकर अब धनंजय अब राजीव की तरफ देखता है और अब वो राजीव से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो उसकी बहन को मारवा हाउस छोड़ दे, क्योंकि धनंजय भी यहाँ पर आयशा के साथ रुकना चाहता था। इसलिए उसने अब राजीव को अपनी बहन को सकुशल मारवा हाउस में छोड़ने के लिए बोला। इस बात पर अब राजीव भी कहता है कि इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है यार, मैं इन्हें वैसे भी छोड़ दूंगा यहाँ, क्योंकि ये तुम्हारी बहन जो है। यहाँ राजीव अब रेवती से चलने के लिए कहता है तो रेवती भी अब जाने से पहले एक बार आयशा को अपने गले लगा लेती है। आयशा को अपने गले लगाकर अब रेवती कहती है, डोंट वरी आयशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। रेवती की इस बात को सुनकर अब आयशा उसे थैंक यू कहती है और अब वो उससे कहती है कि संभल कर जाना और हाँ, मारवा हाउस पहुंचकर फ़ोन जरूर करना, क्योंकि जब तक तुम भी मारवा हाउस नहीं पहुंचोगे तब तक मुझे तुम्हारी भी चिंता रहेगी। इस बात पर अब रेवती भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो आयशा और धनंजय को बाय बोलकर अब राजीव के साथ जाने लगती है। यहाँ आयशा अब रेवती के जाने के बाद आयशा अब धनंजय से कहती है, पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया था कि जब शायद नर्स ने मुझे कॉल किया, कितनी ही बार कॉल किया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन लगा ही नहीं था। इस बात पर अब धनंजय कहता है, इट्स ओके आयशा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि है तो ये एक फ़ोन ही ना, ये एक मशीन की तरह ही तो होता है।
इसलिए कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला तो नर्स ने मुझे कॉल कर दिया था। चलो अभी तुम यहाँ बैठो। वो क्या है ना कि अभी तुम्हारी माँ सो रही है, तो अभी उन्हें जगाना तो ठीक नहीं होगा, और इस वक्त उनसे मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सो रही है तो तुम उनसे मिलकर करोगी क्या। अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा वहाँ की ही एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है, और उसके बगल में अब वहीं पर ही धनंजय अब उसके साथ ही बैठ जाता है। कुछ देर तक ही दोनों के बीच में अभी काफी खामोशी थी। अब दोनों एक साथ एक ही बेंच पर बैठे थे, लेकिन ना तो आयशा कुछ कह रही थी और ना ही धनंजय। कुछ देर की खामोशी के बाद अब आयशा अब धनंजय से कहती है, आप काफ़ी वक्त से यहाँ पर हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आपको अब मारवा हाउस के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप सुबह से ही मारवा हाउस से निकले हुए हैं। अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए आप अभी यहाँ से जाइए। आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ। तुम ये नहीं कर सकती हो, मुझे यहाँ रहना चाहिए ना, है ना। तो बस मैं यहीं पर ही हूँ, और कौन क्या सोचेगा उसके बारे में तुम टेंशन मत लो। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मैं तो आपके लिए ही ये सब सोच रही थी, अदरवाइज मैं आपको जाने के लिए नहीं कहती। अगर आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं तो भी। इस बात पर अब धनंजय उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। क्योंकि धनंजय ने देखा कि आयशा का मूड काफ़ी ऑफ था, इसलिए उसके मूड को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वो उसे एक फन वे में इस बात को कह देते हैं। धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ देर तक इसी तरह से बात करते हुए ही आयशा को अब नींद आने लगती है, और अब वो कब धनंजय के ही कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। खुद उसे भी इस बात का एहसास ही नहीं होता। यहाँ धनंजय के दिल की धड़कन अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आयशा ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था, इसलिए धनंजय से अब अपने आप पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। आज शायद ये पहली बार था कि आयशा उसके इतने करीब थी। धनंजय अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कब उन्हें भी उनके साथ ही नींद आ जाती है, उन्हें भी आभास ही नहीं होता, और वो दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठे बैठे सो गए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब धनंजय की अचानक से नींद खुली तो उनके कंधे पर आयशा अभी भी सो ही रही थी, क्योंकि जैसे आयशा रात में उसके कंधे पर रखकर सो गई थी, वो अभी भी उसी हालत में ही सो रही थी। धनंजय बस अब सोई हुई आयशा को ही देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब आयशा की नींद खुलती है तो धनंजय अब अपनी नजरों को घुमा लेते हैं, क्योंकि धनंजय तो काफी समय से बस जब से उठे थे तभी से ही वो आयशा के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही अब उसे लगा कि अब आयशा की आंखें थोड़ी थोड़ी हिलने लगी, इसका मतलब वो अभी जगने वाली है, इसलिए अचानक से जैसे अब उसकी आंखें खुलती है तो एकदम से वो अपने चेहरे को उसकी तरफ से घुमा लेते हैं, जैसे आयशा ने उसे देखा ही ना हो और वो आयशा को देख ही ना रहे हों। और अब वो आयशा से कहते हैं, तुम आयशा यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से चाय लेकर आता हूँ। अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा कहती है, नहीं आप रहने दीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इट्स ओके, इतना फॉर्मल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लेकर आओ या मैं लेकर आऊँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चाय तो हम दोनों को ही पीनी है ना। ये कहते हुए ही धनंजय अब अपनी जगह से उठकर अब कैंटीन की तरफ जाने लगता है। और कुछ ही देर के बाद अब धनंजय वहाँ पर कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है। कैंटीन में जाने के बाद धनंजय यहाँ से अब 2 कप चाय लेता है, और थोड़ी ही देर के बाद धनंजय अब अपने दोनों ही हाथों में 2 चाय के कप को लेकर आ रहा था, जिसमें एक वो आयशा को देते हुए कहते हैं कि ये लो, इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए है। धनंजय के हाथ से अब उस कप को लेकर अब आयशा चाय पीने लगती है। जैसे ही दोनों की चाय अब खत्म हुई तो अब आयशा अब अपनी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं धनंजय भी अब उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है, क्योंकि
आयशा को अभी आभास होता है कि उसकी माँ रात से ही सो रही थी, इसलिए अब शायद उसकी माँ की आंख खुल गई होगी और आयशा को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब धनंजय भी उसके पीछे ही जाता है। जैसे ही वो दोनों अब अंदर पहुंचते हैं तो आयशा की माँ अभी भी सो ही रही थी। अभी भी उसकी माँ नींद से नहीं उठी थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर सुलाया हुआ था। आयशा और धनंजय वहीं पर ही बैठ जाते हैं। आयशा जानती थी कि धनंजय का इतने वक्त तक यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि एक मायने में अगर देखा जाए तो आयशा की शादी हंसराज मारवा से होने वाली थी और धनंजय तो हंसराज के भाई ही थे, इसलिए वो ऐसे वैसी कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती थी। हालांकि वो खुद इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि आयशा अब धनंजय से कुछ भी कहती कि तभी वहां पर अब डॉक्टर आकर अब आयशा से कहता है, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है कि ठीक है डॉक्टर, चलिए। यहाँ आयशा अब धनंजय की तरफ देखकर कहती है, मैं बस अभी आती हूँ। इस बात पर अब धनंजय भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं आयशा भी डॉक्टर के साथ चली जाती है। आयशा के जाने के बाद अब धनंजय बस आयशा की माँ को ही देख रहे थे। कुछ देर के बाद जैसे ही अब आयशा की माँ की आंखें खुली तो उनके सामने धनंजय बैठे हुए थे। अपने सामने धनंजय को ऐसे बैठा हुआ देखकर अब आयशा की माँ धनंजय से कहती है, आप यहाँ कैसे लगता है आयशा ने आपको भी काम पर लगा दिया, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं उसे देखकर मुझे यही लग रहा है। इस बात पर अब धनंजय कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सुनते ही अब आयशा की माँ कहती है कि मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा था कि तुम वही इंसान हो जिससे मेरी बेटी ने अपने हमसफर के लिए चुना है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई पहचानने में। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इट्स ओके आंटी। ये सुनते ही अब आयशा की माँ धनंजय को बड़े ही ध्यान से देखती है और कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद वो कहती है, क्या तुम आयशा से प्यार करते हो? आयशा की माँ के इस सवाल पर अब धनंजय उन्हें बड़ी ही हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि धनंजय को एकदम से ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसकी चोरी को पकड़ लिया हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसे आयशा बहुत ही पसंद थी। आयशा के चेहरे को देखकर ही धनंजय कहीं पर खो सा जाता था। और यहाँ तो आयशा की माँ ने सीधे सीधे ही धनंजय से ये सवाल पूछ लिया था। अब धनंजय को ऐसे एकदम से हड़बड़ाता हुआ सा देखकर ऐसे घबराया हुआ सा देखकर अब आयशा की माँ उससे कहती है, तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाई देता है। बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत सारे हालातों में लड़ना, बुरे हालातों से अच्छे हालातों से सब कुछ को झेलना सिखाया है। और इसलिए मैं तुम्हारी आंखों को देखकर ही बता सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे आयशा के लिए प्यार दिखाई दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे जो लगा मैंने वो तुम्हें कह दिया और मैंने वो तुमसे पूछ भी लिया। इस बात पर अब धनंजय बस खामोश रहता है, वो अभी कुछ भी नहीं कहता। जब धनंजय अपनी नज़र अब उठाकर उन्हें देखता है तो उनकी नज़र अब उस वार्ड के विंडो के पास बैठे हुए एक पंछी पर थी। वो उसे ही अब बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उन्हें देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ बात कर रही हो, क्योंकि आयशा की माँ अब धनंजय से बात करने के बाद अब उस विंडो पर बैठे हुए उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि अब वो उस पंछी से बात कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर अब धनंजय को एक पल के लिए महसूस होता है कि जैसे ये आपस में कुछ इशारों में ही बात कर रहे हैं। या धनंजय अब इससे पहले कि कुछ भी कहता कि तभी अब उसका फोन बजने लगता है। जैसे ही उसने अब अपना फोन देखा तो उन्हें अब करण गुलेरिया ही फोन कर रहे थे। अपने दोस्त के फोन को उठाकर अब वो आयशा की माँ से थोड़ा सा दूर होकर अब हेलो कहते हैं, तो उन्हें सामने से अब आवाज आती है कि तुम कहाँ हो अभी? वो राजीव मुझे बता रहा था कि तुम लाइफ केयर हॉस्पिटल में हो। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ। वो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे अचानक से यहाँ आना पड़ा।
धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण धनंजय से कहता है, तुम मूवी देखने चलोगे? नई मूवी आई है। अब करण की ये बात सुनते ही धनंजय कहते हैं कि ठीक है, चल अब फोन रख और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बस स्वाति के साथ ही स्पेंड कर। ये कहते हुए ही अब धनंजय पीरामल अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब तक आयशा भी डॉक्टर से मिलकर वहाँ पर वापस आ जाती है और अब वो धनंजय से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ आप अब घर चले जाइए। वैसे भी आपने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब प्लीज़ आप घर जाइए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ठीक नहीं लग रहा। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, मैं तो आयशा चला जाऊंगा, और हाँ, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर देना। इस बात पर अब आयशा धनंजय को थैंक यू कहती है और कहती है कि डेफिनेटली अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी या मैं आपको कॉल कर दूँगी, लेकिन हाँ, अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। यहाँ धनंजय भी अब आयशा की माँ को अब बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि धनंजय यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आयशा की रिक्वेस्ट पर अब वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ आयशा भी अब ये अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं माँ? धनंजय ने बस इतना ही सुना था, क्योंकि जब वो वहां पर उनके कमरे से जा रहा था तो बस उसे आयशा की इतनी ही आवाज़ सुनाई थी, और फिर वो वहां से अब आगे बढ़ जाता है और अब वो लाइफ केयर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब मारवा हाउस के लिए निकल जाता है। आयशा जब अब धनंजय की इस डायरी के पन्नों को पलटती है तो वो देखती है कि ये डायरी तो अब खत्म हो गई थी, क्योंकि आयशा को तो अब आभास भी नहीं हुआ कि उसने इस डायरी को पूरा ही पढ़ लिया था। यहाँ पर आयशा अब इस डायरी को बंद कर देती है, क्योंकि आखिरी पन्ने पर अब यहाँ पर साथ के साथ एक शायरी लिखा हुआ देखकर अब वो फिर से इस डायरी को फिर से खोलती है, और अब वो उस डायरी को खोलती है और अब वो उसमें लिखी हुई शायरी को देखती है, जिसमें लिखा था, तेरे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है, और तेरे बिना इस वक्त को काटना मुश्किल है। कैसे कहूँ तुमसे कि तुम आरज़ू हो मेरी, मैं एक कश्ती हूँ तो तुम मेरा किनारा हो, मेरे जीने का सहारा हो तुम। इसे पढ़ते हुए ही अब आयशा धनंजय की उस डायरी को दोबारा से बंद कर देती है, और अब वो उस डायरी को अपने कबर्ड के ड्रॉर में फिर से सेफली रख देती है कि तभी अब आयशा की नज़र अब वहाँ पर धनंजय की उस दूसरी डायरी पर जाती है। अब आयशा अपने मन में ही यही सोचती है कि पहले उसे एक बार बच्चों से मिल लेना चाहिए, क्योंकि कितने ही वक्त तक वो इस डायरी को पढ़ रही थी, उसे भी वक्त का आभास ही नहीं हुआ। यही सोचते हुए ही आयशा अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका अभी तक अपना पूरा काम खत्म कर चुकी थी। अनिका अब अपने रूम की बालकनी के पास खड़ी थी कि तभी अब उसके सामने वो पंछी आ जाती है, और वो अब अनिका को रोबिन की ही लोकेशन बता देते हैं, क्योंकि अनिका ने जिस पंछी को रोबिन की लोकेशन को ढूंढने के लिए भेजा था वो अब तक वापस से आ जाता है। अनिका को जैसे ही रोबिन की अब उस पंछी के द्वारा लोकेशन मिली तो अब वो जल्दी से अपने लैब में आ जाती है, क्योंकि उस पंछी ने उसे रोबिन की लोकेशन बता दी थी। अब अनिका लैब में आने के बाद अब सिस्टम पर बैठती है, और सिस्टम पर बैठने के बाद अब वो अपना ब्लैक कैट वाला अकाउंट ओपन करती है, और उसके बाद वो अब उस शख्स को जिसे उसका पहले कॉल आया था, जिसने रोबिन के बारे में उसे बताया था, उसे उसकी लोकेशन बता देती है, जिसे उसने मिलने के लिए सेंट्रल पेरिस में भी बुलाया था, और साथ के साथ उसे केयरफुल रहने के लिए भी लिखती है। सब कुछ लिखने के बाद अब अनिका उस मैसेज को अब उस शख्स को सेंड कर देती है, और उसके बाद अब वो अपने डॉक्टर अमृता वाले ईमेल को खोलती है तो उसे उसका जवाब आया हुआ था, और उस जवाब को पढ़कर अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अनिका बदले में उन्हें रिप्लाई करती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप कब तक फ्री होंगी? प्लीज़ मुझे बता दीजिए।
ये टाइप करते हुए ही अनिका उस मैसेज को सेंड कर देती है और उसके बाद अब वो अपने रूम में फिर से वापस आ जाती है। और अपने रूम में आने के बाद अब अनिका अपने रूम में लगे हुए बेड पर लेट जाती है। वहां दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा की गुफा में रोहित अभी भी उसी बुक को ही पढ़ रहा था जो कि स्वाति मल्होत्रा ने उसे दी थी। स्वाति अब रोहित के पास आकर कहती है अब कुछ खा लो, क्योंकि क्या अब बस इस बुक को ही पढ़ते रहोगे, क्योंकि अब खाने का समय हो गया है। स्वाति के इस सवाल पर अब रोहित कहता है माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ बोलो ना रोहित, क्या बात है, लेकिन हाँ पहले चलो तुम कुछ खा लो, क्योंकि खाना भी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सुनते ही रोहित अब अपने हाथ में ली हुई बुक को अब बंद कर देता है और अब वो अपनी जगह से खड़ा होकर अब अंदर हाथ धोने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर इधर स्वाति मल्होत्रा भी अभी खाने को टेबल पर लगा देती है। कुछ देर के बाद स्वाति, रोहित और बूढ़े बाबा ये तीनों ही डिनर करने लगते हैं। तो वही रोहित अब डिनर करते हुए अब स्वाति से कहता है माँ आपने डोगरा परिवार से अनिका की शादी का एग्रीमेंट क्यों किया था, क्योंकि आज मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात थी जो आपने अनिका की शादी का कॉन्ट्रैक्ट डोगरा परिवार से ही किया, आप किसी और के साथ भी तो ये सब कर सकती थी ना। और साथ ही साथ उन्हें अनिकरण फार्मेसी को देने का भी डिसीजन लिया। और ऐसा क्या है उस फार्मेसी में जिसे पाने के लिए डोगरा परिवार किसी भी हद तक जा सकता है। अब रोहित को अब राहुल से जो भी बातें पता चली थी ये बातें अब फिर से रोहित के जहन में अब घूमने लगी थी, क्योंकि इसके बारे में रोहित और अनिका ने अपने लेवल पर बहुत ही जानने का प्रयास किया था। लेकिन आखिर इस अनिकरण फार्मेसी में ऐसा क्या है वो इस बात का दोनों ही पता नहीं लगा पाए थे। इसलिए आज रोहित ने सामने से ही स्वाति मल्होत्रा से ये सवाल कर लिया। अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अगर मैं सच कहूँ रोहित तो मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। मैंने तुम्हारे नाना से भी इस बारे में बात की है, लेकिन मुझे सच में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित एक गहरी सोच में चला जाता है कि आखिर क्या हो सकता है उस कंपनी में जिसके बारे में ना तो स्वाति माँ जानती है और ना ही नाना जी, लेकिन उनके दुश्मन जानते हैं। अपनी सोच में अभी रोहित इतना खो गया था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि स्वाति उसे आवाज लगा रही थी। स्वाति कई बार रोहित को आवाज लगा रही थी, लेकिन रोहित अभी भी अपने ख्यालों में ही था। स्वाति ने जब कई बार रोहित को आवाज लगाई और रोहित ने कोई भी जवाब नहीं दिया, तब अब स्वाति रोहित के हाथ पर अब अपना हाथ रखते हुए उसे कहती है क्या हुआ है रोहित, क्या तुम कुछ सोच रहे हो क्या। स्वाति के इस सफर से रोहित अब अपने सेंस में आता है और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहता है माँ मुझे आप उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अब तक के उस कंपनी के बारे में मुझे आपकी सब कुछ जानना है। क्या आप मुझे उस सारी ही डिटेल्स के देने के लिए क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले अब तुम अपना खाना खत्म करो। स्वाति मल्होत्रा की यह बात सुनकर अब रोहित भी अपना डिनर अब करने लगता है। वहां दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में अपने रूम में राजीव इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज राजीव के पैर आज रुकना ही नहीं चाहते हैं। उसे इस तरह से चलता हुआ देखकर कोई भी बता सकता था कि आज राजीव को अपने अंदर ही अंदर कितनी बेचैन हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अब अपना फोन उठाकर अब सीधे ही करण के नंबर को डायल कर देता है, क्योंकि राजीव चाहते थे कि तुम्हारी इस बेचैनी को शांत सिर्फ करण ही कर सकता है, इसलिए अब वो करण से बात करना चाहता है। कुछ देर के बाद जब सामने से उसे हेलो की आवाज आती है तो राजीव अब उससे कहता है मैं धनंजय से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उसे लेकर आ सकते हो उसी लोकेशन पर जहाँ पर हम पहले मिले थे। राजीव के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं पता नहीं, पहले मुझे धनंजय से इसके बारे में बात करनी होगी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब तुम्हें उस धनंजय से बात क्या करनी है, क्योंकि इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। अगर धनंजय तुमसे मिलना चाहेंगे तो ही धनंजय तुमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चॉइस तो बस धनंजय की ही होगी।
करण की ये बात सुनकर अब राजीव उसे बस एक ही बात कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, मैं तेरी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब राजीव गुलेरिया के मन में जो गिल्ट कितने समय से था, जब से उसे सच्चाई का अब पता चला था, तब से ही बस वो अपने आप को इस माफ़ी मांगने के लिए तैयार कर रहा था और शायद इसी वजह से ही वो रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। अब ये कहते हुए ही अब राजीव की अब और हिम्मत नहीं हुई करण की किसी भी बात को सुनने की, इसलिए वो अब अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया अपने हाथ में अपना फ़ोन लिए अभी भी एक गहरी सोच में चला जाता है कि अचानक से राजीव को क्या हो गया। आखिर राजीव अचानक से ऐसा कैसे बदल गया, वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है, इतने सालों से तो वो मुझे गलत समझता आ रहा है और आज अचानक से माफ़ी, वो ठीक तो है ना, कहीं कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों में को अब अपने दिमाग से हटाते हुए करण अब अपने फ़ोन से अब सीधा ही धनंजय को फ़ोन लगा देता है।